विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी जो लोग जीतते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। ऐसा क्या करते हैं कामयाब लोग? कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, जबकि कुछ लोग कम मेहनत करके भी जल्दी कामयाब हो जाते हैं। ऐसा आपने भी अपने आसपास जरूर देखा होगा, लेकिन ऐसा होता क्यों है? वो लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? उनमें ऐसी क्या खास बात होती है? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा ऑथर शिव खेड़ा ने जीतने के लिए यानी सफलता पाने के लिए बहुत से तरीके बताए हैं। सिर्फ बताए ही नहीं है, बल्कि एक्शन प्लान भी दिया है, जिसे फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस कंप्लीट बुक समरी को सुनने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपने आप को जीवन में सफलता पाने के लिए तैयार कर पाएंगे। ऑथर जोर देकर कहते हैं कि सफल होने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप एक अच्छे इंसान भी ना हो। यू कैन विन एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, जिसे 1998 में रिलीज किया गया था। इसका 16 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया गया है और दुनिया भर में इसकी 2 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। किताब के हिंदी एडिशन का नाम जीत आपकी है। ऑथर शिव खेड़ा एक इंडियन बिजनेसमैन, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, बिजनेस कंसल्टेंट और पॉलिटिशियन भी हैं। अगर आपने अभी तक अपने जीवन में सफल होने के लिए कोई एक्शन प्लान यानी कोई प्रैक्टिकल योजना नहीं बनाई है, तो ये बुक समरी आपको अपने लिए एक नया एक्शन प्लान बनाने में मदद करेगी। एक एक्शन प्लान यानी प्रैक्टिकल योजना का मतलब इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। आप जीवन में क्या चाहते हैं, आप उसे कैसे हासिल करेंगे, आप उसे कब हासिल करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। और ये बुक समरी आपको जिंदगी जीने का तरीका और मुश्किलों से बाहर निकालना सिखाएगी। यू कैन विन जीवन में सफलता पाने के लिए मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये एक सेल्फ हेल्प बुक है, जिसे आप अपनी जिंदगी में उतार कर कामयाब हो सकते हैं। इसमें आप जानेंगे कि कैसे आप अपना एटीट्यूड बेहतर बना सकते हैं, एटीट्यूड के क्या मायने होते हैं और ये अच्छा होता है या बुरा। आप जानेंगे सक्सेस क्या है, सक्सेस पाने के तरीके क्या हैं, कौन है जो आपको कामयाब होने से रोक रहा है, मोटिवेशन क्या होता है, कैसे आप हमेशा खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे अपनी पर्सनालिटी सुधारें, कैसे अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव बनाएं और लास्ट के 2 एपिसोड में जानेंगे कि गोल कैसे सेट करते हैं। ऑथर ने इसमें अलग अलग चीजें समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स शेयर किए हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इस बुक समरी को आप हर उस इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं जो अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, जो मोटिवेट रहना चाहते हैं और अपने गोल सेट करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि शेयरिंग इज केयरिंग। इसलिए आप अभी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलें। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। और दिशाएं बदलेगी ये बुक समरी अगर आपने एंड तक सुनी तो, क्योंकि इसमें वो सब है जो एक को कामयाब होने के लिए चाहिए। बस नीड है तो खुद में इंटरनल मोटिवेशन की। कंप्लीट बुक समरी सुनने के बाद आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी जो आपको सफलता की नींव रखने के लिए चाहिए ही चाहिए। आप दुनिया के किसी भी देश में रहते हो या किसी भी संस्था में काम करते हो, इस बुक समरी में बताए गए प्रिंसिपल्स पर हर जगह आगे बढ़ने में और सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। आइए हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। आप सुन रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। इस एपिसोड में ऑथर एटीट्यूड क्यों जरूरी है ये बताने के लिए कई कहानियां शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि एक समय की बात है, एक आदमी था जो गुब्बारे बेचने का काम करता था। वो गांव के आसपास लगने वाले मेलों में जाता था और गुब्बारे बेचता था। बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे होते थे। उसे जब भी ये महसूस होता कि अब उसके गुब्बारे बिकने कम हो गए हैं, तो वो एक गुब्बारा लेता और उसे हवा में उड़ा देता था, जिसे देखकर बच्चों के मन में लालसा हो जाती और फिर से बच्चे गुब्बारे खरीदने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। एक बार गुब्बारे वाला किसी मेले में गुब्बारे बेच रहा था और अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए वो समय समय पर गुब्बारों को हवा में उड़ा देता था। ये सब उसके पास खड़ा एक छोटा सा बच्चा बड़े ध्यान से देख रहा था। जैसे ही उसने हरे रंग के गुब्बारे को हवा में उड़ाया तो बच्चा उसके पास गया और गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप इस काले वाले रंग के गुब्बारे को छोड़ेंगे तो क्या ये गुब्बारा भी ऊपर जाएगा? गुब्बारे वाले ने बच्चे की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, जी बिल्कुल बेटा, गुब्बारा जरूर ऊपर जाएगा। और बच्चे से कहता है कि बेटा, गुब्बारे को ऊपर जाना इस बात पे निर्भर नहीं करता कि वो किस रंग का है या कितना बड़ा है,
बल्कि इस पर निर्भर करता है कि गुब्बारे के अंदर क्या भरा हुआ है। ठीक इसी तरह ये बात हम लोगों पर भी लागू होती है कि कोई आगे चलकर क्या बनने वाला है ये उसके कपड़े या रंग इस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है, उसका व्यवहार कैसा है और वो अपने बारे में क्या सोचता है। उसका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि वो कितना आगे जाएगा। हम में से ज्यादातर लोगों ने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में तो सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों ने नेगेटिव थिंकिंग की पावर के बारे में सुना है। ऑथर बताते हैं कि ये दोनों थिंकिंग बराबर ही ताकतवर हैं। अगर कोई इंसान पॉजिटिव थिंकिंग रखता है तो लाइफ में नई ऊंचाइयां पा सकता है, वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव थिंकिंग वाला इंसान खुद को विनाश तक ले जा सकता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 85% लोगों को नौकरी उनके एटीट्यूड की वजह से मिलती है और 15% को उनके नॉलेज की वजह से। यू कैन विन भी कामयाबी के 85% के बारे में है। एटीट्यूड हमारी जिंदगी में हर जगह, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, एक बहुत मेन रोल अदा करता है। ऑथर ने एक एग्जाम्पल और देकर समझाया। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वो अपनी जिंदगी से खुश और सेटिस्फाइड था। हफीज खुश इसलिए था क्योंकि वो सेटिस्फाइड था। वो सेटिस्फाइड इसलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक समझदार आदमी उसके पास आया और हफीज को हीरों के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा भी हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वो समझदार आदमी इतना कहकर वहां से चला गया। उस रात हफीज को नींद नहीं आई और वो सो नहीं सका। अब वो अनसेटिस्फाइड हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वो हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उन्हें पा न सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली लेवल पर पूरी तरह से टूट चुका था। वो इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। दूसरी तरफ जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वो एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाली नहर में अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त निकल रही सूरज की किरणें नहर के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो बिल्कुल रेनबो की तरह चमक उठा। उसे देखकर आदमी ने सोचा कि वो पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा। उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? समझदार आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि ये हीरा है, मैं हीरे को देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, मैंने उसे नहर के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वो पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। यानी कि जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से बनी हुई जमीन पर ही चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव के नीचे दबे हुए होते हैं और इसके लिए हमें उन्हें ढूंढने कहीं जाना नहीं है, वो खुद हमारे पास हैं। जरूरत है तो बस उस नजरिए की जो कि उन्हें पहचान सके। हमारे खेत की घास भले ही कितनी भी हरी भरी हो, लेकिन हमें तो दूसरों के खेत की घास हमेशा ही हरी लगती है। हमें भगवान चाहे कितना भी दे दे, हमारी ललचाने की आदत कभी नहीं छूटती। इसी तरह दूसरे भी हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं। हमें इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख मिलती है, जो ये है कि जोश, जुनून और पॉजिटिविटी को पाने के लिए हमें खुद के अंदर झांकना होगा। डेविड और गोलियत की कहानी हम सभी जानते हैं। गोलियत एक बड़ा राक्षस था और उससे सभी लोग बेहद डरते थे क्योंकि वो बहुत बड़ा था। एक दिन एक 17 साल का लड़का अपने भाइयों के पास आया और उसने पूछा कि तुम उस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? तो भाइयों ने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया कि तुम्हें दिखता नहीं है कि वो कितना बड़ा है। डेविड ने कहा, नहीं, वो इतना बड़ा नहीं है कि उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि इतना बड़ा है कि मारो तो चूक नहीं सकते। और डेविड ने उसे अपनी गुलेल से मार दिया। यानी कि परेशानी एक, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग। ऑथर कहते हैं कि हमारा एटीट्यूड ही है जो एक परेशानी को कैसे देखता है। एक तरफ पॉजिटिव थिंकर के लिए वो परेशानी सिर्फ एक कामयाबी की सीढ़ी है, तो दूसरी तरफ नेगेटिव थिंकर के लिए वो एक रुकावट है। ज्यादातर महान लोगों का मानना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने साथ वो सॉल्यूशन भी लाती है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑथर पूछते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सिर्फ कुछ इंसान, कुछ कंपनियां या सिर्फ कुछ देश ही सबसे ज्यादा कामयाब हैं?
दूसरों के मुकाबले। खैर, ये कोई रहस्य नहीं है, वो लोग सिर्फ काम को बेहतर ढंग से करना जानते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट अपने सबसे बड़े एसेट यानी कि लोगों में निवेश करते हैं, क्योंकि काम तो सिर्फ उन्हें लोग ही करके देते हैं। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने कई बड़ी कंपनियों से बात की और सभी से एक सवाल पूछा कि अगर आपको एक जादू की छड़ी दी जाए तो आप ऐसा क्या चेंज करोगे जिससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओ। चौंकाने वाली बात यह थी कि सबका जवाब लगभग सेम ही था। उन सभी का कहना था कि हम अपने लोगों के एटीट्यूड में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छे एटीट्यूड का आदमी हमेशा ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। वो टीम में भी अच्छा करेगा और कम से कम मटेरियल भी वेस्ट करेगा, जिससे हमारी कंपनियां ज्यादा जल्दी ग्रो करेंगी। अनुभवों से पता चलता है कि इंसान ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इसमें जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। जब कर्मचारी कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो उनसे वो काम करना नहीं आता, अगर उन्हें वो काम वाकई नहीं आता तो उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर वो ये काम करना नहीं चाहते तो उनका नजरिया बदलने की जरूरत है। क्योंकि एक बड़ी कामयाबी के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। जैसे एक कालगैरी टावर है जो कि 190 मीटर ऊंचा है और उसका वजन लगभग 10,000 टन है, लेकिन 10,000 में तकरीबन 6,000 से ज्यादा वजन उसकी नींव में है। इसलिए बड़ी इमारत हो या बड़ी कामयाबी, दोनों के लिए एक मजबूत नींव बहुत जरूरी है, और वो नींव है आपका एटीट्यूड। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आवर एटीट्यूड। ऑथर पूछते हैं कि क्या हम एटीट्यूड लेकर पैदा होते हैं या ये हमारी उम्र के साथ डेवलप होता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारा एटीट्यूड बनाते हैं। मोस्टली हमारा एटीट्यूड हमारे आसपास के माहौल से ही कम उम्र में बन जाता है। तो क्या हमारा एटीट्यूड बदला भी जा सकता है? अगर हाँ, तो वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? ऑथर ने हमें ये 3 E's के बारे में बताया है, और वो है एनवायरमेंट यानी हमारे आसपास का वातावरण, एक्सपीरियंस और एजुकेशन। आइए इन फैक्टर्स को एक एक कर समझते हैं। पहला, एनवायरमेंट यानी वातावरण। एनवायरमेंट यानी वातावरण का मतलब है आपके आसपास का माहौल। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वातावरण का मतलब है उनके घर का माहौल, स्कूल का माहौल, उनके दोस्त किस तरह के हैं, वो टीवी में किस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं। काम करने वाले इंसान के लिए वातावरण का मतलब है घर का माहौल, ऑफिस का माहौल, साथ काम करने वाले लोग, उनका धर्म, उनके संस्कार, आस पड़ोस के लोग और जिस सोसाइटी में वो रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सबके साथ बड़े प्यार से बात करते हैं और कुछ लोग बहुत गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों के घर का वातावरण प्यार से भरा होता है और कुछ घरों में लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ये सब उनके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। व्यक्ति जिस तरह के वातावरण में रहता है उसी तरह का उसका एटीट्यूड बन जाता है। और किस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, इन सभी बातों से हमारा अनुभव बनता है। पॉजिटिव लोगों से मिलकर हमारा अनुभव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव लोगों से मिलकर हमारा अनुभव नेगेटिव होता है। अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा, वो जीवन में हमारे एटीट्यूड को डिसाइड करता है। तीसरा, एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा का भी इंसान के एटीट्यूड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का मतलब है आप जो किताबों में पढ़ते हैं और जो बातें आप समाज से सीखते हैं। आप केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से ही नहीं, बल्कि दोस्तों, आसपास के लोगों और समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज के मॉडर्न एरा में लोग इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं उसी तरह से सोचते हैं और उस सोच से ही हमारा एटीट्यूड बनता है। यानी कि जैसी हमारी सोच और एटीट्यूड होते हैं, हम उसी तरह से अपने जीवन को जीते हैं। इसके बाद ऑथर अगले एपिसोड में बताते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों को कैसे पहचानें और पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बिल्ड करें। दूसरा, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। हमारा अनुभव भी हमारे एटीट्यूड को बहुत प्रभावित करता है। हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है, हम क्या काम करते हैं और किस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, इन सभी बातों से हमारा अनुभव बनता है। पॉजिटिव लोगों से मिलकर हमारा अनुभव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव लोगों से मिलकर हमारा अनुभव नेगेटिव होता है। अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा, वो जीवन में हमारे एटीट्यूड को डिसाइड करता है। तीसरा, एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा का भी इंसान के एटीट्यूड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का मतलब है आप जो किताबों में पढ़ते हैं और जो बातें आप समाज से सीखते हैं। आप केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से ही नहीं, बल्कि दोस्तों, आसपास के लोगों और समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज के मॉडर्न एरा में लोग इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं उसी तरह से सोचते हैं और उस सोच से ही हमारा एटीट्यूड बनता है। यानी कि जैसी हमारी सोच और एटीट्यूड होते हैं, हम उसी तरह से अपने जीवन को जीते हैं। इसके बाद ऑथर अगले एपिसोड में बताते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों को कैसे पहचानें
और पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बिल्ड करें। बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जिस तरह जीतने वाले के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, उसी तरह हारने वाले के पास सॉल्यूशन की एक प्रॉब्लम होती है। ऑथर बताते हैं कि जिंदगी में हमें कभी ना कभी तो जिम्मेदारी लेनी होगी। हम जब भी हारते हैं तो दूसरों को दोषी ठहराते, अपनी हार को दूसरों की देन बताने लगते हैं। लेकिन जरूरत है कि हारने पर खुद जिम्मेदारी लेने की और देखने की कि कहां कमी रह गई। जरूरी है कि हर सुबह हम अपना नजरिया खुद तय करें और समझदार इंसान होने के नाते अपनी हार और कामों की जिम्मेदारी खुद लें। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग ही अपनी नाकामियों के लिए पूरी दुनिया को दोषी ठहराते हैं, चाहे वो उनके टीचर्स हों, माँ बाप हों या कोई और। वो हर चीज में कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं और अपनी हार की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। लेकिन अब आपको अपने पास्ट से बाहर निकलना होगा और खुद को एक नई पॉजिटिव जिंदगी देनी होगी। अपने सपनों को फिर से इकट्ठा कीजिए और सच, ईमानदारी, अच्छाई के साथ पॉजिटिवली आगे बढ़िए। आइए जानते हैं ऑथर के बताए 8 स्टेप्स जिनसे आप अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। स्टेप 1, चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। अपना नजरिया बदलिए, पॉजिटिविटी को देखें। हमें अपने जीवन में पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां होती हैं। हमें दूसरों में गलतियां देखने की बजाय उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। हमें सभी परिस्थितियों में पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कहानी है अमेरिका के स्टील किंग कहे जाने वाले एंड्रयू कार्नेगी की, जिसने अपने करियर की शुरुआत कई छोटी मोटी नौकरियां करके शुरू की थी, लेकिन बाद में अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक बन गए थे। एक टाइम ऐसा था कि 43 लखपति उनके लिए काम करते थे। एक बार मिस्टर कार्नेगी से किसी ने पूछा कि आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, तो वो बताते हैं कि लोगों से डील करना लगभग ऐसा है जैसे सोने की खुदाई करना। क्योंकि जब आप सोना निकालने के लिए खुदाई करने जाते हैं तो पहले बहुत सारी मिट्टी बाहर निकालनी पड़ती है, लेकिन जब आप मिट्टी बाहर निकाल रहे होते हैं तो आपका फोकस मिट्टी पर नहीं, सोने पर होता है। इसलिए हमें हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी की तलाश करनी चाहिए और अपना फोकस भी उस पे लगा के रखना चाहिए। स्टेप 2, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हम सभी ने कभी ना कभी कोई काम टाला जरूर होगा और बाद में पछताए भी होंगे कि वो काम तभी कर देना चाहिए था। वो चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा लिया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वो खुद गुजर गया। जेम्स एल्बेरी की ये लाइन बताती है कि काम को टालना नहीं चाहिए और काम को जल्द से जल्द करने की आदत बनानी चाहिए। किसी भी काम को अभी करने की आदत डालें। हमें काम को टालने की आदत को बदलना चाहिए, क्योंकि कामों को टालने से जीवन में नेगेटिविटी आती है और कुछ काम करने का तो हमें कभी समय ही नहीं मिलता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कामों को आज और अभी करने की आदत डालें। हमें समझना चाहिए कि कभी भी अच्छे समय के लिए काम को नहीं टालना चाहिए, बल्कि अपने काम को उसी समय पूरा करके समय को अच्छा बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग काम को टालते रहते हैं कि कल करूंगा, परसों करूंगा, और ऐसे करते करते वो 6 महीने या 1 साल भी निकाल देते हैं। वो ऐसा इसलिए नहीं करते कि उन्हें मजा आता है, बल्कि वो एक बीमारी से ग्रस्त होते हैं जो है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। इसलिए वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। क्योंकि कोई किताब पढ़कर आप तैरना नहीं सीख सकते। तैरना सीखने के लिए आपको पानी में उतरना तो पड़ेगा। लिव इन प्रेजेंट। ऑथर बताते हैं कि जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है, ये सिर्फ एक बार मिलती है, तो इसका भरपूर आनंद लें और आज में जिएं। अगर आप सच में एक अच्छा नजरिया बनाना चाहते हैं तो आज ही इस लाइन को अपने अंदर बिठा लें कि डू इट नाउ, और काम को टालने की अपनी आदत आज ही बंद करें। सबसे ज्यादा निराशा भरे शब्दों से दूर रहें, जैसे ये हो सकता था, मुझे करना चाहिए था, मैं कर सकता था, काश मैं कर लेता, और थोड़ी कोशिश की होती। वो काम जो आज आप कर सकते हैं उन्हें आज ही कर लें, कल पर न टालें। स्टेप 3, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ऑथर बताते हैं कि हमें हमेशा आभार का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए और अपनी परेशानियों को देखने की बजाय अपनी ब्लेसिंग्स को देखना चाहिए। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, जैसे कि ये ऑडियो सुनने के लिए आपके पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट है, जो बहुत से दूसरे लोगों के पास नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उन सभी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सोच और एटीट्यूड पॉजिटिव बनते हैं, जो कि सफलता के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप 4, गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम।
लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें। ऑथर बताते हैं कि हमें सही एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से ही ज्ञान हासिल होता है। यहाँ एजुकेशन का मतलब केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के अलावा हमें जीवन में पॉजिटिव रहने के लिए एजुकेशन लेनी चाहिए। हमें अपनी सोच और विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए जहां से भी नॉलेज मिले ले लेनी चाहिए। अपनी सोच और विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इंटरनेट के माध्यम से कामयाब लोगों की बायोग्राफी भी सुननी चाहिए। हमारी एजुकेशन का मतलब सिर्फ ग्रेड लाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाना होना चाहिए। ये कहानी है एक समोसे बेचने वाले की, जो सड़क किनारे समोसे बेचा करता था। वो अनपढ़ था, इसलिए कभी अखबार नहीं पढ़ पाया था। उसकी उम्र ज्यादा हो जाने के कारण उसे सुनाई भी ठीक से नहीं आती थी, इसलिए वो रेडियो भी नहीं सुनता था। उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं, इसलिए वो टीवी भी नहीं देखता था। लेकिन वो मेहनत के साथ समोसे बनाता और दिन ब दिन उसकी बेच भी अच्छी होती गई और उसने अपने काम को थोड़ा और बड़ा कर लिया था। जैसे उसका बिजनेस अच्छा होता जा रहा था, उसका लड़का भी उसके साथ आ गया, जिसने अभी अभी अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी की थी। उसका लड़का बोलता है कि पिताजी, क्या आपको मंदी के बारे में जानकारी है? तो वो आदमी कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे बताओ कि ये होती क्या है। तो लड़का बोलता है कि पूरी दुनिया में मंदी आ रही है और हमारे आसपास तो हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। हमें बुरे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। लड़के की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उसका लड़का अभी पढ़कर आया है और उसे ज्यादा जानकारी है, इसलिए वो उसकी सलाह को हल्के में नहीं लेगा। फिर उस आदमी ने धीरे धीरे सामान खरीदना कम कर दिया और उसके ग्राहक भी कम होते चले गए। फिर वो आदमी अपने लड़के से कहता है कि बेटा, तुम सही कह रहे थे, हम मंदी के दौर में हैं। मैं खुश हूं कि तुमने समय रहते मुझे इसके बारे में बताया। ऑथर बताते हैं कि इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि बहुत बार हम समझदारी और सही फैसले में अंतर नहीं कर पाते हैं। एक इंसान समझदार तो हो सकता है, लेकिन उसके फैसले भी गलत हो सकते हैं। अपने सलाहकारों को ध्यान से चुनिए और समझ का भी इस्तेमाल करिए। फॉर्मल एजुकेशन के बिना भी एक इंसान कामयाब हो सकता है, अगर उसमें ये 6 खूबियां हों तो। पहला, कैरेक्टर यानी चरित्र। दूसरा, कन्विक्शन यानी धारणा। तीसरा, करेज यानी हिम्मत। चौथा, कमिटमेंट यानी वादा। पांचवा, कर्टसी यानी विनम्रता। छठा, कॉम्पिटेंस यानी क्षमता। अगर कोई इंसान इन 6 खूबियों को अपने अंदर ले आता है तो वो आसानी से एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है। स्टेप 5, बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। अपना आत्मसम्मान बनाएं। आत्मसम्मान बनाने का मतलब ये है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने वर्क फील्ड में अच्छा काम करते हैं। आपके रिश्तों में सुधार आ जाता है। आपका व्यवहार आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। आत्मसम्मान से आप अच्छा महसूस करते हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अपना आत्मसम्मान बनाने के लिए आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिसकी वो पैसों से या किसी भी रूप में कीमत न चुका सकें। स्टेप 6, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। आपको नेगेटिव लोग और नेगेटिव चीजों से दूर रहना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों से एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से सभी को प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ या उनके आसपास रहेंगे तो आप पर उनकी ऊर्जा का नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। आपको शराब, सिगरेट और ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। आपको नेगेटिव खबरें और नेगेटिव फिल्में दिखाने वाले चैनल्स नहीं देखने चाहिए। नेगेटिव विचारों, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव चीजों के प्रभाव में रहने से आप सफल नहीं हो सकते। स्टेप 7, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। वो काम पसंद करें जिसे करना जरूरी है। हमें जीवन में कुछ काम करने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें करना जरूरी होता है, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। उदाहरण के तौर पर एक माँ को अपने बच्चे की देखभाल करनी ही पड़ती है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन उन्हें करना जरूरी होता है। जब हम उन जरूरी कामों को पसंद करने लगते हैं तो वही काम हमें आसान लगते हैं। इसलिए उन सभी कामों को पसंद करना शुरू करें जो आपके लिए जीवन में करने जरूरी हैं। स्टेप 8, स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव काम से करें। हमें अपने दिन की शुरुआत किसी पॉजिटिव विचार को पढ़कर, सुनकर या देखकर करनी चाहिए। रात को अच्छी नींद में सोने के बाद सुबह हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। वो किसी भी नए विचार को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इसलिए हमें सुबह की शुरुआत पॉजिटिव विचार से करनी चाहिए। दिन की शुरुआत पॉजिटिव विचार से करने से पॉजिटिव एनर्जी हमारी ओर आकर्षित होती है और सारा दिन अच्छा गुजरता है। ऑथर अब एक एक्शन प्लान बताते हैं जिसे अपनाकर आप खुद को बदलना शुरू कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले इस ऑडियो बुक में मैंने आपको जो 8 स्टेप्स बताए हैं उन सभी को कागज पर लिखें और अगले 21 दिन तक रोज सुनें और पढ़ें।
रोज सुनने से आप इसे याद रख सकेंगे और अपने जीवन में शामिल करेंगे। दूसरा, आप ये देखें कि हर स्टेप को आप अपने जीवन में किस तरह से फॉलो करेंगे। आपको ये सभी स्टेप्स अपने घर में, अपने ऑफिस में और सामाजिक मेल जोल में रोज इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे कि वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। तीसरा, आप उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप अपने काम में सुधार लाना चाहते हैं या आप अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहते हैं। उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप अपने लिए बदलना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं। चौथा, अब आप उन सभी फायदों की लिस्ट बनाएं जो आपको बदलाव करने से मिलेंगे। इसमें वो फायदे भी लिखें जो आपके बदलाव करने से दूसरे लोगों को होंगे। पांचवा, इस ऑडियो में बताए गए सभी स्टेप्स को इस्तेमाल करने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं और बदलाव लाने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करें। सक्सेस। इस एपिसोड में ऑथर सफलता के बारे में डिटेल से बताते हैं। वो बताते हैं कि सफलता का असली मतलब क्या है और उसे पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किस तरह योजना बनानी चाहिए और उन योजनाओं को कैसे अमल में लाना चाहिए। व्हाट इज सक्सेस? सफलता कभी भाग्य से नहीं मिलती। सफलता हमारी सोच का परिणाम है और हम अपनी सोच खुद बनाते हैं। अगर हम इतिहास के कामयाब लोगों को देखें तो उन सभी में कुछ समान विशेषताएं थीं। इनकी वजह से भी सभी लोग कामयाब हुए। अगर आप भी उन सभी विशेषताओं को अपने अंदर विकसित कर लें तो आपको कामयाब होने से और सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने दिमाग में ये क्लियर रखना होगा कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं। हाउ डू वी डिफाइन सक्सेस? हर इंसान के लिए सफलता का अलग अलग मतलब है। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है बहुत सारे पैसे कमाना। कुछ लोग जीवन में बहुत नाम कमाना चाहते हैं। कुछ लोग नाम और पैसा कमाना दोनों को सफलता समझते हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है अच्छी सेहत, खुशहाल परिवार, मन की शांति और संतुष्टि। आप जीवन में जो भी गोल बनाते हैं, इस गोल को हासिल करना ही सफलता है। जैसे प्रोग्रेसिव यानी कामयाबी एक सफर है, कोई एक जगह नहीं। ये पूरी जिंदगी चलने वाला एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसलिए जब भी आप कोई गोल अचीव कर लें तो फिर नया गोल बनाएं और ऐसे ही ये जिंदगी चलती है। रियलाइजेशन मतलब आपका अनुभव कैसा रहा, बाहरी चीजें आपको नहीं बताएंगी कि आप कामयाब हो गए। ये अंदरूनी खुशी होती है, इसलिए कामयाबी और खुशी हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलती हैं। गोल्स यानी आपका लक्ष्य, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको एक सेंस देता है कि किस रास्ते पर जाना है, क्योंकि जब तक आप अपने गोल को एक कंप्लीट एड्रेस नहीं देंगे तो वो कभी अपने फाइनल गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। आगे ऑथर कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको कामयाब होने से रोकती हैं। ईगो यानी घमंड, असफल होने का डर, गोल को सेट न करना, कोई प्रैक्टिकल प्लानिंग का न होना, कामों को टालने की आदत, ट्रेनिंग की कमी, फोकस एक जगह न होना। द विनिंग एज। ऑथर बताते हैं कि हमें हमेशा एक्सेलेंस की तरफ जाना चाहिए, न कि परफेक्शन की तरफ, क्योंकि अगर आप एक्सेलेंस की तरफ जाएंगे तो उसमें आपकी प्रोग्रेस होगी। ये लगातार आप में सुधार लाएगी। जैसे कि घोड़ों की रेस में एक फर्स्ट आता है, बाकी उसके बाद आते हैं। क्या वो घोड़ा औरों से बड़ा था या 5 गुना तेज दौड़ता था? जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर से जीतता है, लेकिन उसे रिवार्ड बाकी घोड़ों से 10 गुना ज्यादा मिलता है। क्या ये सही है? लेकिन इसकी किसे फिक्र, ये तो गेम का रूल है। सेम हम इंसानों की जिंदगी में भी ऐसा होता है। क्या जो कामयाब लोग होते हैं उनके 10 हाथ होते हैं या 10 दिमाग? ऐसा कुछ नहीं है। वो भी सब इंसानों की तरह ही होते हैं, बस फर्क है कि उनके गोल सेट होते हैं और वो खुद को निखारने में अपना समय लगाते हैं। स्ट्रगल। कहते हैं ना कि आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। इसे हम एक तितली और जिराफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक लड़के ने पेड़ के पास एक तितली के खोल को देखा। उसने देखा कि तितली खोल से बाहर निकलने के लिए बार बार संघर्ष कर रही है। उस लड़के को तितली पर दया आई और उसने तितली की मदद करने की कोशिश की। उस लड़के ने खोल को तोड़ दिया और तितली को बाहर निकाल दिया, लेकिन कुछ ही देर में तितली मर गई। लड़के को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो तितली कैसे मर गई और उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो उसकी माँ ने उससे कहा, संघर्ष ही प्रकृति का नियम है और खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है उससे उसके पंखों और शरीर को मजबूती मिलती है। तुमने तितली की मदद करके उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे कि जिराफ का बच्चा जब जन्म लेता है तो वो माँ के गर्भ से 10 फीट की ऊंचाई से पीठ के बल गिरता है। गिरने के बाद उसमें उठकर खड़े होने की शक्ति नहीं होती। जब जिराफ का बच्चा खड़ा नहीं होता
तो उसकी माँ उसे बार बार जोर से लातें मारती है और वो बच्चा तब तक ये लातें खाता रहता है जब तक कि वो उठकर खड़ा नहीं हो जाता, और कुछ देर बाद वो बच्चा डगमगाते हुए उठकर खड़ा हो जाता है। अगर जिराफ के बच्चे को अपनी माँ से ये लातें खाने को न मिले तो वो खड़े होने से पहले ही शेर या किसी शिकारी जानवर के पेट में पहुंच जाए। तितली और जिराफ की तरह हर प्राणी को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। प्रकृति का यही नियम है, और जो व्यक्ति इस नियम को समझ जाता है वो कामयाब हो जाता है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एक इंग्लिश की कहावत है, अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किलफुल मरीनर, यानी कि एक शांत समुद्र आपको एक स्किलफुल नाव चालक नहीं बना सकता। उसके लिए आपको समुद्र की लहरों के बीच में जाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह हम परेशानियों से भाग नहीं सकते, इसलिए उनका डट कर सामना करें और खुद को मजबूत बनाएं। कामयाब इंसान कभी परेशानियों से नहीं डरता, बल्कि वो उन्हें एंजॉय करता है और आगे बढ़ता जाता है। सफलता इस बात से नहीं नापी जाती कि आपने कितनी ऊंचाई छुई, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि आप गिरकर कितनी बार उठे। सफल लोगों में से एक कॉमन बात होती है कि वो कभी हार नहीं मानते हैं। ऑथर बताते हैं कि हर सफलता की कहानी एक बड़ी असफलता की भी कहानी है, लेकिन लोग सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये कितना किस्मत वाला है जो ये रातों रात कामयाब हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। महान धावक उसेन बोल्ट कहते हैं कि इन 10 सेकंड के लिए उन्होंने 20 साल तक प्रैक्टिस की थी। थॉमस एडिसन भी लगभग 10,000 बार फेल हुए थे, तब जाके उन्होंने बल्ब बनाया और पूरी दुनिया को रोशनी दी। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं इस दुनिया में कामयाब लोगों के। आप भी अपनी खुद की कहानी बना सकते हैं, बस जरूरत है तो फेलियर से लड़ने की। एट्रीब्यूट्स ऑफ सक्सेस। ऑथर इस एपिसोड में सफलता पाने के लिए कुछ क्वालिटीज बताते हैं जो सिर्फ कामयाब लोगों में होती है। आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने अपने अंदर ये सभी क्वालिटीज विकसित की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली क्वालिटी से, डिजायर यानी तीव्र इच्छा। ऑथर बताते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सफल होने की तीव्र इच्छा का होना बहुत जरूरी है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि लक्ष्य को हासिल करने की तीव्र इच्छा से ही सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत मन में तीव्र इच्छा से ही होती है। जिस तरह एक छोटा सा बल्ब ज्यादा रोशनी नहीं दे सकता, उसी तरह एक कमजोर इच्छा से बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। अपना लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसे प्राप्त करने के लिए मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि तीव्र इच्छा के होने से ही आप उस दिशा में काम करेंगे। एक बार एक आदमी ने महान सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य यानी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। सुकरात ने उस आदमी को कहा कि वो कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने सवाल का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वो आदमी नदी के पास मिला तो सुकरात ने उस आदमी को नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वो आदमी नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस आदमी के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वो आदमी बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े शक्तिशाली थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस आदमी ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस आदमी से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? आदमी ने कहा, जल्दी से जल्दी बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता जरूर मिल जाएगी। इंसान के विचारों में चुंबकीय शक्ति है। अगर किसी के जीवन में कुछ कमी है तो इसका मतलब उसके विचारों में कमी है। कमिटमेंट मतलब वादा करना। ऑथर बताते हैं कि ईमानदारी और बुद्धिमानी वो खंभे हैं जिनके बलबूते पर आप कमिटमेंट करते हैं और उसे निभाते हैं। ईमानदारी का मतलब है ऐसे समय में भी ईमानदार रहना जब आपके पास दौलत की कमी हो जाए। बुद्धिमानी इसी में है कि आप कभी ऐसा समय आने ही ना दें जब आपको दौलत की कमी हो जाए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। दरअसल सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट और मेहनत नहीं करना चाहता। ज्यादातर लोग सफल होने के लिए जैसे हालात चाहते हैं वैसे हालात कभी नहीं बनते। सफल होने के लिए हमें अपने आप को कंडीशंस के हिसाब से ढालना पड़ता है। कई साल पहले फुटबॉल में वर्ल्ड चैंपियन रही फ्रांस की टीम पहले राउंड में हार गए थे। जब वे हार गए तो खिलाड़ियों में से एक ने कहा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। उसे हारने का कोई गम नहीं था। उसी चैंपियनशिप खेल के दौरान दक्षिण कोरियाई टीम, जिन्हें चैंपियनशिप के प्रबल दावेदार के रूप में नहीं माना जाता था, वो सेमीफाइनल में पहुंचे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला, भले ही वो मैच हार गए थे, उन्होंने दुनिया का दिल जीत लिया था। अंतर क्या था?
फर्क ये था कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए खेल रहा था और दूसरा अपने देश के लिए खेल रहा था। जीतने के लिए खेलने और हारने के लिए नहीं खेलने के बीच यही अंतर होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तो हम इंस्पायरेशन और उत्साह से खेलते हैं, वर्सेस जब हम हारने के लिए नहीं खेलते हैं तो हम निराशा से खेलते हैं। कोई जीतने का जोश नहीं होता, बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। दोनों के बीच यही एक बड़ा अंतर है। विनर्स हमेशा अपनी जीत के लिए कमिटेड होते हैं, जोश से भरे हुए वही लूजर्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ऑथर कहते हैं कि कामयाब लोग अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और उन्हें सही समय पर निभाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए वो अपने सभी फैसले खुद लेते हैं। जिम्मेदारी लेने के लिए कई बार जोखिम उठाना पड़ता है और कामयाब लोग कभी जोखिम उठाने से नहीं डरते। कामयाब लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि आप ताकतवर को कमजोर करके कमजोर को ताकतवर नहीं बना सकते हैं, बल्कि कमजोर को भी ताकतवर बनाना सीखना होगा, क्योंकि युद्ध के मैदान में एक गलती आपकी मौत का कारण बन सकती है। जब चीजें सही नहीं हो रही होती हैं, तो नेगेटिव पीपल आपको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, बस खुद को छोड़कर। दूसरी तरफ पॉजिटिव पीपल सारी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत। ऑथर बताते हैं कि सफलता कभी अच्छी किस्मत या भाग्य से नहीं मिलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत करने के लिए डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आमतौर पर लोग अपनी एनर्जी और क्षमता का केवल 25% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर कामयाब लोग अपनी क्षमता और काबिलियत का 100% इस्तेमाल करते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर आप वो चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया है। इसलिए हार्ड वर्क से कभी पीछे नहीं हटें, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कैरेक्टर यानी चरित्र। ऑथर बताते हैं कि कैरेक्टर एक इंसान के बिलीफ और पर्सनैलिटी का मिक्सचर है, जो कि उसके काम और व्यवहार में नजर आता है। कामयाब लोगों का कैरेक्टर उनकी बहादुरी, ईमानदारी, समझदारी, निष्ठा और स्वाभिमान का योग है। कामयाबी पाने के लिए सही कैरेक्टर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कैरेक्टर ढीला सिर्फ मूवीज में ही चल सकता है। रियल लाइफ में कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। अगर कुछ बड़ा करना है तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीविंग मतलब पॉजिटिव सोच और धारणा। ऑथर बताते हैं कि पॉजिटिव बिलीविंग, जो कि पॉजिटिव सोच से भी बढ़कर है। पॉजिटिव धारणा का मतलब है अपनी पॉजिटिव सोच का पूरा विश्वास होना। पॉजिटिव धारणा किसी काम को पूरे विश्वास के साथ करने से आती है। कामयाब लोगों को किसी भी काम में सफल होने का पूरा विश्वास होता है। जैसे बॉक्सर मोहम्मद अली के बारे में कहा जाता है कि वो जब भी रिंग में जाते थे तो खुद से कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आई होप आई विन, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जीतूंगा, बल्कि हमेशा यही कहा कि मैं महान हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। और ऐसा हुआ भी। इसलिए जैसी हम सोच और धारणा बनाने लगते हैं, वैसे ही बनते चले जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव बिलीविंग भी एक एटीट्यूड जो हमारी तैयारी से आता है। गिव मोर देन यू गेट। अपने सैलरी से ज्यादा काम करके दें। बहुत से लोग अपनी सैलरी से कम काम करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना उन्हें कहा जाता है। बहुत कम लोग अपनी सैलरी से ज्यादा काम करते हैं। ऐसे लोग ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं और अच्छा कार्य करते हैं, उनकी मांग हर जगह और हर समय रहती है। इसलिए कभी भी कोई काम करते ये न सोचें कि मुझे तो बस इतना ही कहा गया है, बल्कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आपका किया गया काम सबसे बेस्ट हो। बिना किसी लालच के बस अपने काम पर ध्यान दें। द पावर ऑफ परसिस्टेंस यानी दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता की शक्ति का मतलब है किसी भी काम को सफलतापूर्वक करना। धावक कुछ सेकंड के प्रदर्शन के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं। दृढ़ता का मतलब है किसी काम को बीच में न छोड़ना और ये फैसला लेना कि जो काम आपने शुरू किया है आप उसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। परसिस्टेंस एक डिसीजन की तरह है। ये एक कमिटमेंट है उस काम को पूरा करने का जो आपने शुरू किया है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का गर्व। प्रदर्शन के गर्व का मतलब घमंड नहीं है। इसका मतलब है किसी भी काम को खुशी खुशी करना। किसी भी काम की क्वालिटीज को काम करने वाली की क्वालिटीज से अलग नहीं किया जा सकता। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। बहुत सारे काम आधे अधूरे मन से करने से बेहतर है थोड़े से काम को पूरी लगन और खुशी से करना। बी विलिंग टू बी अ स्टूडेंट, गेट अ मेंटोर। गुरु से शिक्षा लेने के लिए हमेशा तैयार रहें। एजुकेशन लेने के लिए हमेशा एक अच्छे गुरु को चुनें। किसी ऐसे गुरु को जो आपको आपके वर्क फील्ड की सही एजुकेशन दे और आपके कामयाब होने में आपकी मदद करे। एक अच्छा गुरु हमेशा आपको कामयाब होने के लिए सही रास्ता दिखाएगा
और मुश्किल समय भी आपकी मदद करेगा। आइए ये सारे पॉइंट्स एक क्रैश कोर्स की तरह समझते हैं। पहला, हमेशा जीतने के लिए खेलें, न कि हार बचाने के लिए। दूसरा, दूसरों की गलतियों से सबक लें और आगे बढ़ें। तीसरा, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें और अपना ग्रुप भी ऐसा ही बनाएं। चौथा, जितना आपको मिले हमेशा उससे ज्यादा दें। पांचवा, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें। छठा, अपनी ताकत पहचानें और मजबूती से आगे बढ़ें। सातवां, हमेशा डिसीजन लेते समय उसके आगे तक का सोचें। आठवां, सीखना कभी ना छोड़ें, हमेशा सीखते रहें। What is holding us back? ऑथर पूछते हैं कि क्या होगा अगर आप अपनी कार को ब्रेक दबा के चलाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। ऑथर बताते हैं कि दरअसल आप कभी स्पीड से जा ही नहीं पाएंगे जब तक आपका पैर ब्रेक पर है। अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्ते होंगे। पहला, कि आप एक्सेलरेटर को दबाएं और रिस्क लेकर अपनी कार को आगे बढ़ाएं, या दूसरा कि आप अपना पैर ब्रेक से हटाएं और फुल स्पीड से जहां जाना है वहां जाएं। सेम हमारी लाइफ में कुछ चीजें हमें रोकती हैं। आखिर वो कौन से ब्रेक हैं जिन्हें हमने दबा रखा है? जिस दिन हम उन ब्रेक को हटाएंगे उस दिन से ज्यादा फ्री फील कर पाएंगे और एक पॉजिटिव जिंदगी जी पाएंगे। ऑथर ने इस एपिसोड में वो वजह बताई है जो हमें कामयाब होने से रोकती है। आइए जानते हैं वो कौन से 20 फैक्टर्स हैं जो आपके फेल होने की वजह बनते हैं। पहला, रिस्क लेने से डरना। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी आंखें बंद करके कर दें, बल्कि ये होता है कि जिम्मेदारी से समझ के रिस्क लिया जाए। रिस्क का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए दो लोग हैं, एक बिल्कुल नया है और दूसरा एक्सपीरियंस्ड है। खतरा दोनों के लिए बराबर है, लेकिन पहाड़ चढ़ने में कामयाबी जल्दी किसे मिलेगी? आपको क्या लगता है? जरूर बताएं। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। एक्सपीरियंस वाला आदमी ज्यादा आसानी से पहाड़ चढ़ लेगा। एक बार एक आदमी ने एक किसान से पूछा कि क्या इस बार उसने गेहूं बोया है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि शायद बारिश नहीं होगी। फिर उस आदमी ने पूछा, तो क्या तुमने मक्का बोया है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कीड़े मेरी फसल को ना खा जाएं। फिर आदमी ने पूछा, तो तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं बोया, मतलब मैंने कोई रिस्क लिया ही नहीं। इसी तरह लोगों को अलग अलग चीजों का डर होता है, वो डर जो कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता। जिंदगी में रिस्क तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरा, लैक ऑफ परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता की कमी। ऑथर बताते हैं कि जब मुश्किलों से पार पाना मुश्किल लगने लगता है तो उनसे भागना ही आसान लगता है, जबकि विनर्स कभी मैदान छोड़कर नहीं भागते। हम सभी को कभी न कभी हार मिलती है, लेकिन हार जाने का मतलब ये नहीं है कि हम असफल हैं। ज्यादातर लोग नॉलेज और टैलेंट की वजह से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो मैदान छोड़ देते हैं। हमें जो करना है उसकी लगातार कोशिश करनी चाहिए और जो नहीं करना चाहिए उसे छोड़ देना ही अच्छा है। तीसरा, तुरंत रिजल्ट की चाह। ज्यादातर लोग तुरंत ही सोचते हैं, दूर की नहीं। उन्हें कामयाबी भी ऐसी लगती है जैसे इंस्टेंट कॉफी बन जाती है, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज की दवाई मिल जाती है, जिससे इंसान को तुरंत रिजल्ट की आदत पड़ गई है। और फिर जब इंसान के मन मुताबिक कोई चीज नहीं होती तो वह उससे निराश होकर बैठ जाता है। चौथा, लैक ऑफ प्रायोरिटीज। ऑथर बताते हैं कि कामयाबी के लिए प्रायोरिटीज सेट करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा ना हो कि आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप अपनी बेकार सेहत के चलते उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसका भी क्या फायदा। जब हमारी प्रायोरिटीज सेट नहीं होती हैं तो हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और सारे काम अधूरे पड़े रहते हैं। कोई काम ठीक से नहीं हो पाता। कामयाबी सिर्फ प्रिंसिपल्स रटने से नहीं आती, बल्कि उन्हें अप्लाई करने से आती है, और उन प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है प्रायोरिटी। पांचवा, लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। ऑथर पूछते हैं कि क्या आप एक वीक पढ़ाई करके न्यूरोसर्जन बन सकते हैं? अगर हाँ, तो उसके क्या परिणाम होंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लार्क चिड़िया गा रही थी। तभी वहां एक किसान कीड़ों से भरा डिब्बा लेके पहुंचा। चिड़िया ने उसे रोका और उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो किसान ने जवाब दिया कि इसमें कीड़े हैं और वो बाजार में इनके बदले पंख खरीदने जा रहा है। चिड़िया ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक पंख दे दूंगी, तुम मुझे कीड़े दे देना, इससे मुझसे कीड़ों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। किसान मान जाता है और उसे कीड़े दे देता है। उसके बदले चिड़िया ने उसे एक पंख दे दिया। फिर ऐसा रोज होने लगा और धीरे धीरे चिड़िया के सारे पंख खत्म हो गए और वो अब बेहद बदसूरत लगने लगी और कुछ ही दिनों बाद मर भी जाती है। सेम हमारी लाइफ में होता है। कई बार हम शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म लॉस उठा लेते हैं। इस कहानी का मैसेज भी बिल्कुल क्लियर है कि कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। हर शॉर्टकट रास्ता अच्छा नहीं होता।
हर काम का एक प्रोसेस होता है, हमें उस प्रोसेस को समझना चाहिए और शॉर्टकट से बचना चाहिए। छठा, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। ऑथर बताते हैं कि जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन लालच नहीं, क्योंकि लालच उस नमक के पानी की तरह है जिससे हमारी प्यास नहीं बुझती, बल्कि हम और प्यासे होते चले जाते हैं। लालच से बचने का एक आसान तरीका यह है कि हम अपनी चादर से पैर बाहर न करें और जो है उसी से कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। एक बार एक अमीर किसान को एक ऑफर मिला कि जितनी जमीन पर वो चलेगा सब उसकी हो जाएगी, लेकिन शर्त ये थी कि उसे सूरज डूबने से पहले ही स्टार्टिंग पॉइंट पर आना था। किसान बहुत खुश हुआ कि वो अब और अमीर हो जाएगा। अगली सुबह उसने चलना शुरू किया और शाम होते होते वो बहुत दूर तक पहुंच गया। फिर उसे शर्त याद आई कि उसे वापस भी जाना है, लेकिन वो बहुत दूर आ चुका था। फिर हड़बड़ी में वो वापस भागा। वो इतनी दूर आ चुका था कि वो अब बिल्कुल थक चुका था, लेकिन वो फिर भी भागता गया और सूरज डूबने से पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया। लेकिन पहुंचते ही वो बेहोश होकर गिर गया और मर गया। सारी जमीन उसकी हो चुकी थी, लेकिन अब उसे दफनाने के लिए सिर्फ एक छोटे टुकड़े की जरूरत थी। इस कहानी से बहुत जरूरी सबक ये मिलता है कि चाहे इंसान गरीब हो या अमीर, अगर वो लालच की तरफ भागेगा तो अंत बेहद ही बुरा होगा। सातवां, लैक ऑफ कन्विक्शन, अटूट विश्वास की कमी। ऑथर बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो बीच का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। बाकी आप लोग जानते ही हो कि बीच सड़क पर चलने का अंजाम क्या होता है। ये लोग झुंड में एक भेड़ की तरह होते हैं, जो खुद का कोई दिमाग नहीं लगाते, बस लोगों के पीछे चलते रहते हैं, भले ही वो काम अच्छा हो या बुरा। इसलिए खुद को पहचानें, खुद पर विश्वास रखें, खुद पर कभी भी डाउट न करें। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1, जो कुछ करते हैं। 2, जो होते हुए देखते हैं। 3, लोग जो हैरान होते हैं कि क्या हुआ। आप किस कैटेगरी में हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। 8वां, अनविलिंगनेस टू प्लान। ऑथर बताते हैं कि ये दुर्भाग्य की बात है कि लोग पार्टी, वेकेशन की प्लानिंग में ज्यादा टाइम लगाते हैं कंपेयर टू अपनी लाइफ की प्लानिंग में। एक अच्छे और कामयाब इंसान के पास पूरी प्लानिंग होती है कि वो कब, क्या और कैसे करेगा। अगर उसका प्लान ए फेल होता है तो वो प्लान बी रखता है। इस तरह से उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं और उसे प्लानिंग से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आपने भी आज तक कोई प्लानिंग नहीं की है तो आज ही प्लान बनाएं और इम्प्लीमेंट करें। 9वां, प्रैक्टिकल प्लानिंग का ना होना। अब अगर आपने प्लानिंग कर भी ली तो वो प्रैक्टिकल नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। प्लानिंग बनाते टाइम ये जरूर ध्यान रखें कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। जब आप ये बात ध्यान में रख के प्लान बनाएंगे तो आपकी प्लानिंग ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगी। 10वां, रैशनलाइजिंग यानी सिद्ध करना। ऑथर बताते हैं कि विनर्स हमेशा एनालाइज करते हैं, कंडीशंस को समझते हैं, लेकिन किसी गलती को सही साबित नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूजर्स के पास एक्सक्यूज की पूरी एक किताब होती है। वो बताते हैं कि ये मैं इसलिए नहीं कर पाया, ऐसे नहीं कर पाया। उनके कुछ एक्सक्यूजेस ऐसे होते हैं जैसे मैं अनलकी हूँ, मेरी अभी उम्र कम है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं छोटे गांव में पैदा हुआ, मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा है, और ये लिस्ट चलती ही रहेगी, खत्म नहीं होगी। 11वां, नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से कुछ न सीखना। 12वां, अच्छे अवसरों को नजरअंदाज करना। 13वां, किसी भी कारण डर का होना। 14वां, डिसिप्लिन की कमी। 15वां, स्वाभिमान की कमी। 16वां, किसी काम का ज्ञान न होना। 17वां, किस्मत में अधिक विश्वास करना। 18वां, गोल का क्लियर न होना। 19वां, हिम्मत की कमी। 20वां, अपने टैलेंट को नहीं पहचानना। अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई भी विशेषता है तो उसे आज ही छोड़कर आगे बढ़ें। मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब है काम करने के लिए प्रेरित होना। ऑथर बताते हैं कि कुछ लोग दूसरों से मोटिवेट होते हैं और कुछ लोग खुद को मोटिवेट करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हमें खुद को मोटिवेट करना सीखना चाहिए। खुद को मोटिवेट करने को सेल्फ सजेशन भी कहते हैं। सेल्फ सजेशन का मतलब है अपने आप से पॉजिटिव बातें कहना। मोटिवेशन एक आग की तरह है, अगर आप इसमें तेल नहीं डालेंगे तो ये बुझ जाएगी, और ये तेल है आपके अंदर का बिलीफ। मोटिवेशन 2 तरह का होता है। पहला एक्सटर्नल मोटिवेशन, दूसरा इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होता है जो हमें बाहर से मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर पैसे कमाने का मोटिवेशन, समाज की बातें या किसी बात का डर। फियर मोटिवेशन। एक कंपनी पेंशन प्लान बनाना चाहती थी, लेकिन प्लान को एक्शन में लाने के लिए सभी एम्प्लॉइज को साइन करने थे। जॉन को छोड़कर सभी ने साइन कर दिए थे। प्लान अच्छा था, इसलिए सभी लोगों ने पहले ही साइन कर दिए थे। सिर्फ जॉन ने साइन नहीं किए थे, इसलिए वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था।
जॉन के सभी साथियों ने उसे साइन करने के लिए मनाया, लेकिन जॉन नहीं माना। फिर कंपनी मालिक ने जॉन को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, जॉन, यहाँ एक पेन है और ये वो कागज है जिस पर आपको पेंशन प्लान में एनरोल करने के लिए साइन करने हैं। अगर आप साइन नहीं करते हैं तो आपको इसी मिनट निकाल दिया जाता है। जॉन ने बिना देरी किए साइन कर दिए। मालिक ने जॉन से पूछा कि उसने पहले साइन क्यों नहीं किया। जॉन ने जवाब दिया, किसी ने प्लान को ऐसे नहीं समझाया था जैसे आपने समझाया। ये बिल्कुल आम बात है कि कोई शिकार करने के लिए भाग रहा तो कोई शिकार न बने इसलिए भाग रहा है। दोनों के ही मोटिवेशन अलग अलग हैं। इंटरनल मोटिवेशन वो होता है जो हमें अंदर से मिलता है, जैसे कुछ करने की इच्छा, गर्व, जिम्मेदारी और विश्वास। इंटरनल मोटिवेशन केवल सफलता के लिए नहीं होता, बल्कि खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, जो किसी काम को पूरा करने से मिलता है। इंटरनल मोटिवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर है काम की जिम्मेदारी लेना और अपनी पहचान बनाना। ये कहानी है एक यंग प्लेयर की जो डेली फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए एकेडमी आता है, लेकिन कभी भी ए टीम में शामिल नहीं हुआ था। जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके पिता मैदान के दूसरे छोर पर उसका वेट किया करते थे। 4 दिनों तक वो आता रहा, फिर वो प्रैक्टिस के लिए नहीं आया। मैच शुरू हो चुके थे और उसकी टीम फाइनल्स खेल रही थी। वो फाइनल वाले दिन गया और कोच के पास पहुंचा और बोला कि कोच, आपने मुझे हमेशा रिजर्व में रखा है और मैच में कभी खेलने नहीं दिया, प्लीज आज मुझे खेलने दो। कोच ने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खेलने नहीं दे सकता। आपसे बेहतर खिलाड़ी मैदान में है और इसके अलावा ये फाइनल है। स्कूल की रेपुटेशन दांव पर है और मैं कोई चांस नहीं ले सकता। लड़के ने रिक्वेस्ट की, कोच मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, कृपया मुझे खेलने दो। कोच ने पहले कभी लड़के को इस तरह रिक्वेस्ट करते नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है बेटा, जाओ खेलो, लेकिन याद रखना मैं अपने बेहतर फैसले के खिलाफ जा रहा हूँ और स्कूल की रेपुटेशन दांव पर है, मुझे निराश मत करना। खेल शुरू हुआ और लड़का आग के गोले की तरह खेल रहा था। जब भी उसे गेंद मिली उसने गोल दागा। कहने की जरूरत नहीं है कि वो उस दिन खेल का स्टार था। उनकी टीम जीती थी। जब खेल खत्म हुआ तो कोच उसके पास गया और बोला, बेटा मैं अपने जीवन में इतना गलत कैसे हो सकता था, मैंने आपको पहले कभी इस तरह खेलते नहीं देखा और मुझे नहीं लगता कि आपने पहले भी इस तरह खेला है। क्या हुआ, आज तुमने इस तरह कैसे खेला? लड़के ने जवाब दिया, कोच मेरे पिता आज मुझे देख रहे हैं। कोच ने मुड़कर उस जगह को देखा जहाँ लड़के के पिता बैठे थे। केवल एक खाली बेंच थी। उसने कहा, बेटा जब तुम प्रैक्टिस के लिए आते थे तो तुम्हारे पिता वहाँ बैठते थे, लेकिन मुझे वहाँ आज कोई नहीं दिख रहा। लड़के ने जवाब दिया, कोच कुछ ऐसा है जो मैंने आपको कभी नहीं बताया। मेरे पिता अंधे थे, 4 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी। आज पहला दिन है जब वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं। लड़के को किस बात ने मोटिवेट किया? ये उसका विश्वास था। जीवन में सबसे बड़ा मोटिवेशन है अटूट विश्वास। जब आपको अपने आप पर अटूट विश्वास होता है तो आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों बढ़ती है और आपके रिश्ते अपने आप सुधर जाते हैं। ऑथर दूसरों को मोटिवेट करने के लिए कुछ बातें बताते हैं जिससे आप अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरों का आदर सम्मान करें, कामों को इंटरेस्टिंग बनाएं, लोगों की बात ध्यान से सुनें, दूसरों को गोल सेट करना सिखाएं, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें, दूसरों को ट्रेनिंग दें, लोगों के सामने टास्क रखें। ऐसा करने से आप केवल दूसरों को मोटिवेट ही नहीं बल्कि खुद भी जीवन में सफल होने के लिए मोटिवेट रहेंगे। सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। आत्मसम्मान सफलता का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऊंचे आत्मसम्मान वाले लोग हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो जीवन में पॉजिटिव होते हैं, उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और वो एक शानदार जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं और वो जोखिम उठाकर भी काम करते हैं। ऑथर इसे एक कहानी से समझाते हैं। रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी पेंसिल से भरा कटोरा लिए बैठा था। एक यंग एग्जीक्यूटिव पास से गुजरा और कटोरे में $1 गिरा दिया, लेकिन कोई पेंसिल नहीं ली। फिर वो ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एग्जीक्यूटिव अचानक ट्रेन से बाहर निकल गया और भिखारी के पास वापस चला गया। उसने पेंसिलों का एक गुच्छा पकड़ा और कहा, मैं कुछ पेंसिलें लूंगा, क्या उनकी कीमत सही है? आखिरकार आप एक सेल्समैन हैं और मैं भी। और वो ट्रेन में वापस चला गया। 6 महीने बाद वो एग्जीक्यूटिव एक पार्टी में शामिल हुआ। भिखारी भी वहाँ था, सूट और टाई पहने। भिखारी ने उस यंग एग्जीक्यूटिव को पहचान लिया। उसके पास गया और कहा, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको याद कराता हूँ। फिर उसने 6 महीने पहले हुई उस घटना को बताया। एग्जीक्यूटिव ने कहा, जब आप मुझे याद दिला रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि आप वहाँ भीख मांग रहे थे। तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आप शायद नहीं जानते कि आपने उस दिन मेरे लिए क्या किया था। आप मेरे जीवन में पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे दान देने के बजाय मुझे मेरी गरिमा वापस दी। जब आपने पेंसिल का एक गुच्छा पकड़ा और कहा उनकी कीमत सही है। आखिरकार आप एक सेल्समैन हैं और मैं भी।
आपके जाने के बाद मैं अपने आप में सोचने लगा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों भीख मांग रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में कुछ क्रिएटिव करने का फैसला किया। मैंने अपना बैग पैक किया, काम करना शुरू किया और मैं यहाँ हूँ। मुझे मेरी गरिमा वापस देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। यही कमाल है सेल्फ एस्टीम का। बस खुद को पहचानना है और किसी दूसरे को भी उसकी पहचान दिलानी है। कुछ लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है जो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। आइए जानते हैं ऐसे लोगों में सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान की कमी के क्या कारण होते हैं। नेगेटिव सेल्फ टैंक। ऐसे लोग अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं। जैसे ही कुछ लोग अपने आप से कहते हैं कि मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता या मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। एनवायरमेंट यानी आसपास का वातावरण। इंसान को उसके घर का और आसपास का वातावरण बहुत प्रभावित करता है। ऊंचे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास वाले लोग अपने बच्चों को पॉजिटिविटी से सोचना सिखाते हैं, जबकि कम आत्मसम्मान वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते। मेकिंग अनफेयर कंपैरिजन। कम आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों के साथ कंपटीशन करने में लगे रहते हैं। वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन की कमी। कुछ लोगों में अनुशासन की कमी होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी काम में संपन्न नहीं हो पाते। वो अपने समय और ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेबल्ड एंड पुट डाउन बाय एवरीवन। कम आत्मसम्मान वाले बच्चों को उनके माता पिता और शिक्षक हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। माता पिता और शिक्षक उनसे कहते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और उनमें कोई काम सही ढंग से करने की काबिलियत नहीं है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ परफेक्शन। कई माता पिता और शिक्षक बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं जिसे वो पूरी नहीं कर सकते। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऑफिस में भी अगर कोई इंसान 10 काम सही करता है लेकिन एक काम गलत करता है तो बॉस उसकी गलती पर ही ज्यादा ध्यान देता है। नॉन कन्फर्मिस्ट बिहेवियर। कम आत्मसम्मान वाले लोग चर्चा में रहने के लिए और दूसरों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की बेहुदा हरकतें करते हैं। कुछ लोग दूसरों के सामने हमेशा अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। फीलिंग अनवर्दी। अपने आप को अयोग्य समझना। कम आत्मसम्मान वाले लोग दिशाहीन होते हैं और ये उनके व्यवहार में दिखाई देता है। उन्हें तारीफ करने और तारीफ स्वीकार करने में मुश्किल होती है। किसी की तारीफ करना उन्हें गलत लगता है और अपने आप को वो तारीफ सुनने लायक नहीं समझते। आगे ऑथर पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बनाने के कुछ तरीके बताते हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिसकी वो कीमत न चुका सकें। दूसरों की तारीफ करना और अपनी तारीफ सुनना सीखें। कार्यों की जिम्मेदारी लेना और निभाना सीखें। अनुशासन में रहने की प्रैक्टिस करें। जीवन में छोटे और बड़े दोनों तरह के गोल बनाएं। गुड कैरेक्टर वाले लोगों के साथ दोस्ती करें। अपने आप को अंदर से खुश रखने की भावना फीलिंग डेवलप करें। मुश्किल समय में भी हिम्मत बनाए रखें। अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत की लिस्ट बनाएं। इन सभी पॉइंट्स को एक रियल स्टोरी से समझते हैं, जिसे सुनने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। ये तो बात पक्की है। विल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के टेनेसी जिले के एक गरीब घर में हुआ था। 4 साल की उम्र में विल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया और वो विकलांग हो गईं। विल्मा रुडोल्फ कैलिपर्स के सहारे चलती थीं। डॉक्टरों ने हार मान ली और कह दिया कि वो कभी भी जमीन पर चल नहीं पाएंगी। विल्मा रुडोल्फ की माँ पॉजिटिव एटीट्यूड की महिला थीं और उन्होंने विल्मा को मोटिवेट किया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। विल्मा ने अपनी माँ से कहा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? माँ ने विल्मा से कहा कि ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वो हासिल कर सकती हो। 9 साल की उम्र में उसने जिद करके अपने ब्रेस निकलवा दिए और चलना शुरू किया। कैलिपर्स उतार देने के बाद चलने की कोशिश में वो कई बार चोटिल हुई और दर्द को सहन करती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार कोशिश करती गई। आखिर में जीत उसी की हुई और 1-2 साल बाद वो बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब हो गई। उसने 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया और सबसे आखिरी पोजीशन पर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार रेस कंपटीशन में हिस्सा लेती गई। कई बार हारने के बावजूद वो पीछे नहीं हटी और कोशिश करती गई और आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब उसने कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन भी अचीव की। 15 वर्ष की उम्र में उसने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उसे कोच एड टेम्पल मिले। विल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि वो सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। कोच ने उससे कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। विल्मा ने लगातार कड़ी मेहनत की और आखिरकार उसे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल ही गया। विल्मा का सामना एक ऐसी धाविका जुत्ता हेन से हुआ जिसे अभी तक कोई नहीं हरा सका था। पहली रेस 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया
और दूसरी रेस 200 मीटर में भी विल्मा के सामने जुत्ता ही थी, जिसमें भी विल्मा ने जुत्ता को हरा दिया और दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। तीसरी रेस 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जुत्ता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बेटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उससे बेटन छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जुत्ता हेन तेजी से दौड़ी चली आ रही है। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह तेजी से दौड़ी तथा जुत्ता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। इस तरह एक विकलांग महिला, जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी चल ही नहीं पाएगी, दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई और ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं, बस जरूरत है तो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने की। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। आपसी मेलजोल का मतलब है कि लोगों से बातचीत और व्यवहार करने का सही तरीका। सफलता प्राप्त करने के लिए आपसी मेलजोल का बहुत महत्व है। कामयाब लोग अपनी पर्सनालिटी को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के कारण उन्हें लोगों का अटेंशन मिलता है। ऑथर बताते हैं कि हमारी परेशानी बिजनेस रिलेटेड नहीं होती, बल्कि पीपल रिलेटेड होती है। जब हम अपनी परेशानी सुलझा लेते हैं तो बिजनेस से जुड़ी परेशानी खुद ब खुद सुलझ जाती है, क्योंकि किसी चीज के ज्ञान से ज्यादा जरूरी है इंसानी मेलजोल का ज्ञान। खुशमिजाज दिखना आपकी पर्सनैलिटी का जरूरी पार्ट है और वो आपके चेहरे पर भी झलकता है। दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वो है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे हम हैं। ये एक ऐसे बुद्धिमान आदमी की कहानी है जो गांव के बाहर बैठा हुआ था। तभी एक यात्री वहां से निकल रहा था और उसने उस आदमी से कहा कि मैं अपने गांव से किसी दूसरे गांव में शिफ्ट हो रहा हूं, क्या आप मुझे बताएंगे कि इस गांव के लोग कैसे हैं? बुद्धिमान आदमी ने पूछा कि जिस गांव से तुम आए हो वहां के लोग कैसे हैं? तो यात्री ने जवाब दिया कि वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, वो बेदर्द, मतलबी, रूड लोग हैं। बुद्धिमान आदमी ने जवाब दिया कि इस गांव के लोग भी ऐसे हैं जैसे तुम्हारे गांव के हैं। कुछ देर बाद एक यात्री और आता है, वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछता है। तो बुद्धिमान आदमी उससे भी वही पूछता है कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? यात्री जवाब देता है कि वहां के लोग बेहद अच्छे हैं, दयालु हैं, शांत हैं, अच्छा व्यवहार है। बुद्धिमान आदमी ने जवाब दिया कि यहाँ के लोग भी वैसे हैं जैसे तुम्हारे गांव के हैं। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि आमतौर पर हम दुनिया को ऐसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर जिनसे हमें पॉजिटिव रिश्ते बनाने में मुश्किल आती है। खुद गर्ज, पूरी बात न सुनना, ओवर रिएक्ट करना, बुरा व्यवहार, कमिटमेंट को पूरा न करना, ईमानदारी की कमी, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होना, घमंड, नेगेटिव सोच, सब्र की कमी, कम सुनना और ज्यादा बोलना, गुस्सा होना, शक करना, सच को स्वीकार न करना, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी, दूसरों का आदर न करना। ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव रिश्तों को बनाने में बाधा डालते हैं। अब हम जानेंगे कामयाब लोगों की कुछ ऐसी विशेषताएं जिनसे वो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं। रिलायबिलिटी, विश्वास, क्योंकि सभी रिश्ते विश्वास पर ही टिके होते हैं। विश्वास ही सभी रिश्तों की नींव है, जो कि लोगों से किए हुए वायदे सही समय पर निभाने से बनता है। कंसिस्टेंसी, यानी लगातार कांटेक्ट में रहना, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने से आप में उनका विश्वास बनता है। रिस्पेक्ट, यानी इज्जत करना, जब आप लोगों की इज्जत करते हैं तो उनके साथ बेहतर रिश्ते बनाते हैं और वो भी आपका सम्मान करते हैं। फेयरनेस, यानी ईमानदारी, जब आप लोगों के साथ ईमानदारी से काम करते हैं तो उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं। ओपननेस, यानी बातचीत करने को तैयार रहना, जब आप लोगों के साथ खुलकर बात करते हैं तो उनके साथ दोस्ती करने में कामयाब होते हैं। कॉन्ग्रुएंस, आपकी बातों और आपके कामों के बीच में कोऑर्डिनेशन, जब आप लोगों से कोई बात कहते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं तो उनके साथ आपका रिश्ता और भी बेहतर हो जाता है। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब है सेवा करने का भाव और काबिलियत का होना, लोगों को अपनी सेवाएं देना उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने में मददगार होता है। इंटेग्रिटी, ईमानदारी, लोगों के साथ ईमानदारी से काम करने से उनके साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होता है। कैरेक्टर, चरित्र, किसी व्यक्ति में अच्छा काम करने की कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। स्टेप टू बिल्ड पॉजिटिव पर्सनालिटी। इस एपिसोड में ऑथर उन स्टेप्स के बारे में बताते हैं जिन्हें फॉलो करके आप पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। उन सभी क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे जो एक कामयाब इंसान में होती है। स्टेप 1, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को लेना और निभाना सीखें। एल्बर्ट हबार्ट कहते हैं, जिम्मेदारी उस इंसान की तरफ खींची चली आती है जो उन्हें उठा सकता है। जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं वो हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं, चाहे वो उनके माता पिता, टीचर, भगवान, नसीब, किस्मत
इन सभी को जिम्मेदार बता देते हैं, लेकिन खुद कभी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जैसे जॉनी ने कहा, माँ जिमी ने खिड़की तोड़ दी। माँ ने पूछा, उसने ये कैसे किया? जॉनी ने जवाब दिया, मैंने उस पर एक पत्थर फेंका और वो नीचे झुक गया। उसके झुकते ही पत्थर खिड़की पर लगा और खिड़की टूट गई। यहाँ जॉनी ने खुद खिड़की तोड़ी, लेकिन उसका ठीकरा जिमी पर लगा दिया। ऐसे ही ज्यादातर लोग करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ऐसा करना बंद कर दें। स्टेप 2, शो कंसिडरेशन, यानी अपने विचार दिखाइए। एक 10 साल का लड़का एक आइसक्रीम की दुकान पर गया। वो एक टेबल पर बैठ गया और वेट्रेस से पूछा, आइसक्रीम कोन कितने का है? उसने कहा 75 सेंट। लड़का अपने हाथ में रखे सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा कि एक छोटा कप आइसक्रीम कितने का है? वेट्रेस ने थोड़े गुस्से से जवाब दिया, 65 सेंट। लड़के ने कहा, मुझे आइसक्रीम का छोटा कप दे दो। लड़के ने अपनी आइसक्रीम खाई, बिल चुकाया और चला गया। जब वेट्रेस खाली प्लेट लेने आई तो उसने देखा कि नीचे टिप के 10 सेंट रखे हुए थे। उस लड़के ने अपनी आइसक्रीम ऑर्डर करने से पहले वेट्रेस के बारे में सोचा था। उस लड़के ने सेंसिटिविटी और केयरिंग नेचर दिखाया। वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता था। अगर हम सब भी उस छोटे लड़के की तरह सोचें तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। आपको भी जब कोई मौका मिले तो दूसरों के बारे में जरूर सोचें। स्टेप 3, थिंक विन विन। एक आदमी मर गया था और यमराज ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में? आदमी ने कहा कि डिसाइड करने से पहले मैं दोनों को देखना चाहता हूँ। यमराज पहले उसे नर्क में ले गया। एक बड़े हॉल में टेबल के चारों तरफ लोग बैठे थे, बिल्कुल उदास। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। ध्यान देने से पता चल रहा था कि उनके हाथ 4 फुट लंबे कांटे और चाकू से बंधे थे और वे सभी खाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इसके बाद यमराज उस आदमी को स्वर्ग लेके गया। वहां भी एक बड़े हॉल में टेबल के चारों तरफ लोग बैठे थे और काफी खुश भी दिखाई दे रहे थे। उन सबके हाथ भी 4 फुट लंबे कांटे और चाकू से बंधे हुए थे। उन लोगों को पता था कि वो खुद को नहीं खिला सकते, इसलिए सभी लोग खुशी खुशी एक दूसरों को खिला रहे थे। वे सब इसलिए भी खुश थे क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, एक दूसरे का भी ख्याल रख रहे थे। यही हमारे जीवन का सच है। जब हम अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉयज को जिताते हैं तो हम खुद जीत जाते हैं और इसी को विन विन सिचुएशन कहते हैं। स्टेप 4, चूज योर वर्ड्स केयरफुली। ऑथर बताते हैं कि जो मन में आए वो बोलने से हमें बाद में सुनना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं होता। हमें हमेशा अपने शब्दों का बोलते हुए ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये दूसरे को बुरे तो नहीं लगेंगे। जब हम ये सोच के बोलेंगे तो शायद कभी भी हम कुछ गलत बोल पाएंगे। हमेशा सोच के बोलें, न कि बोलने के बाद सोचें, क्योंकि जो चोट शब्दों से लग सकती है वो किसी और चीज से नहीं। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को बहुत बुरा भला कह दिया था। अपनी गलती का एहसास होने पर वो एक साधु के पास माफी मांगने गया। साधु ने उससे कहा कि वो पंखों का एक थैला लेकर शहर के बीचों बीच गिरा दे। किसान से जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया। फिर साधु ने उसे जाकर पंख लेने और वापस बैग में रखने को कहा। किसान ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर सका क्योंकि पंख उड़ चुके थे। जब वो खाली थैला लेकर लौटा तो साधु ने कहा, तुम्हारी बातों के बारे में भी यही बात सच है। तुमने उन शब्दों को बोल तो दिया था लेकिन अब वापस नहीं ले सकते। इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। कई बार हमारे शब्द ही होते हैं जो रिश्तों को बनाते वो बिगाड़ देते हैं। स्टेप 5, डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। ऑथर कहते हैं कि लोगों की आलोचना करना बंद करें क्योंकि कई बार आलोचना का बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कब, कहां, किससे क्या बोलना है इस बात का ध्यान रखें और आलोचना करने से बचें। जब भी आपको किसी की आलोचना करनी पड़े तो हमेशा अकेले में करें और तारीफ लोगों के बीच में। ये आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएगा और लीडरशिप क्वालिटी भी पैदा होगी। जब एक कोच आलोचना करता है तो वो आपको बेहतर बनाने के लिए करता है। उससे मोटिवेट होकर काम करें। कभी भी आलोचना करनी बहुत जरूरी हो तो हमेशा सिर्फ काम की करें, काम करने वाले की नहीं। आपसी लड़ाई को बीच में ना लाएं। काम की आलोचना कर सकते हैं लेकिन उसके इरादे की नहीं। हमेशा कंप्लेन करने वाले न बने। लोग कंप्लेन करने वालों को पसंद नहीं करते। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर चीज की शिकायत करें। गर्मी होती है तो बोलते हैं कि बहुत गर्मी है, ठंड होती है तो बोलते हैं कि बहुत ठंड है। कुल मिलाकर उन्हें शिकायत ही करनी होती है। आप उन्हें नहीं रोक सकते क्योंकि वो उनकी आदत बन चुकी होती है। स्टेप 6, स्माइल एंड बी काइंड। कहते हैं ना, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मुस्कान, बस यही है खुशी की असली पहचान। चेहरे की मुस्कुराहट हमारे दिन को खुश मिजाज बना देता है। ऐसा कहा जाता है ना कि एक हंसमुख चेहरा एक साधारण चेहरे से काफी ज्यादा बेहतर है। जो व्यक्ति हमेशा हंसमुख रहता है, खुशी में बात करता है, उस व्यक्ति से बात करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती और हमें उनसे बात करना भी पसंद होता है। स्टेप 7, बी अ गुड लिसनर। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो क्योंकि हर कोई कुछ नहीं जानता लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है।
एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर हो सकता है। जब तक आप लोगों में उनकी बात सुनकर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तब तक वो लोग भी आपको नहीं सुनेंगे। इसलिए हमेशा लोगों की बात ध्यान से सुनें और इंटरेस्ट बना के रखें। यही एक अच्छी पर्सनैलिटी की खूबी होती है। स्टेप 8, बी एंथुसियास्टिक। उत्साह आपके जीवन का पावर हाउस है। यदि आप उत्साही बनना चाहते हैं, उत्साहित होकर काम करें। स्टेप 9, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्लीकेशन। हमेशा दूसरों की सच्ची प्रशंसा करें और किसी ना किसी बात पर अप्रिशिएट करें। ये करने से हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन सामने वाले में नया जोश भर जाता है। आखिरकार तारीफ किसे पसंद नहीं होती। अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए लोगों की सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। स्टेप 10, व्हेन यू मेक अ मिस्टेक एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। यानी जब भी आप कोई गलती करें तो उसे खुद ही मान लें और आगे बढ़ें। ये करने से लोगों के दिल में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। कभी भी अपनी गलती को छिपाएं नहीं। स्टेप 11, डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू। मतलब ये कि लोगों के साथ सलाह मशवरा करें, लेकिन बहस कभी ना करें, क्योंकि बहस का कोई अंत नहीं होता। बहस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि बहस करें ही ना। स्टेप 12, डोंट गॉसिप। ये आमतौर पर स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट सेक्टर में आम बात है, लेकिन एक अच्छी पर्सनालिटी वाला आदमी कभी ये नहीं करता। वो हमेशा गॉसिप्स जैसी चीजों से दूर रहता है। स्टेप 13, टर्न योर प्रॉमिस इनटू कमिटमेंट्स। अपने किए हुए वादों को पूरा करके दिखाइए। इससे लोग आपको बात का पक्का इंसान मानेंगे और आपके पीछे भी वो आपकी तारीफ करेंगे। ऑथर के बताए गए इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करें और कमेंट करके बताएं कि आपके अंदर पहले से ही कौन सी क्वालिटी है। सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स, हमारा अवचेतन मन और आदतें। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पॉजिटिव आदतें और अच्छा कैरेक्टर कैसे बनाएं। ऑथर बताते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान जब किसी भी काम को करता है तो वो उसमें सफल होता है। दूसरी तरफ कोई इंसान ऐसा भी होता है जो किसी भी काम में सफल नहीं होता। लोग अक्सर अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत में यकीन करते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये पता चल जाएगा कि सफल इंसान सही दिशा में कोई ना कोई काम कर रहा होता है और असफल व्यक्ति किसी न किसी गलती को दोहराता रहता है। हमारा व्यवहार हमारी सोच पर निर्भर नहीं करता, वो तो हमारी आदतों पर निर्भर करता है। वो आदतें जो हमारे काबू में नहीं है। अगर हम अपने लिए अच्छी आदतें नहीं बनाते तो बुरी आदतें अपने आप बन जाती हैं। यानी कि अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे तो खुद ब खुद आप डिग्रेड होते चले जाएंगे। जैसा कि इस बुक का ट्रेडमार्क है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, बस वो काम को अलग तरीके से करते हैं। ऑथर बताते हैं कि बहुत बार मुझसे लोग एक सवाल पूछते हैं कि जीतने वाले लोग क्या अलग करते हैं। मेरा जवाब हमेशा सेम होता है कि वो लोग उन आदतों को अपने अंदर बनाते हैं जो हारने वाले लोग नहीं बनाते। वो हर वो काम करते हैं जो हारने वालों को पसंद नहीं होता। वो आराम की चिंता नहीं करते, बस खुद में अच्छी आदतें बनाने के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। जैसे सुबह उठना किसी को भी पसंद नहीं होता, हर कोई चाहता है कि वो थोड़ा और आराम कर ले। लेकिन जीतने वाले लोग कंफर्ट से निकलकर खुद को उठाते हैं और दिन की शुरुआत ही आलस से जीत कर करते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि आज अगर आपको वो चाहिए जो आज आपके पास नहीं है तो वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। विनर्स हमेशा अपनी आदतें बनाते हैं। शुरुआत तो सबकी मुश्किल भरी होती है, लेकिन मुश्किलों से पार पा के वो अपनी आदत बना ही लेते हैं जो कि लूजर्स नहीं कर पाते। वही काम जो हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाता है। हम किसी भी काम को कर करके सीखते हैं। जैसे कि अगर हम रोज ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारी ईमानदारी से काम करने की आदत बन जाएगी। रशियन साइंटिस्ट पावलो ने हैबिट कैसे बनती है ये एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट करके बताया था। पावलो ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉग को खाना देते समय घंटी की आवाज करना शुरू की थी। बहुत बार ऐसा करने के बाद एक दिन उसने सिर्फ घंटी की आवाज की और खाना नहीं दिया। ऐसा करने पर उसने पाया कि सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही डॉग के मुंह में लार आ गई थी। इससे ये पता चलता है कि जब आप कोई सेम काम बार बार करते हैं तो वो एक टाइम के बाद आदत बन जाती है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इस तरह तो हम कोई भी आदत बना लेंगे। जवाब है हाँ। ऑथर हमें एक गी गो प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। गी गो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जो बातें हमारे अंदर आएंगी वो ही बाहर जाएंगी। जैसे नेगेटिविटी आपके अंदर आती है तो नेगेटिविटी ही बाहर निकलती है। इसलिए हमेशा आप क्या आदत बना रहे हैं इस बात का ध्यान रखें। योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस मतलब हमारा चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड मतलब हमारा अवचेतन मन। हमारे चेतन मन में सोचने की शक्ति है।
वो किसी भी चीज को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन केवल स्वीकार कर सकता है। चेतन मन सही और गलत में फर्क बता सकता है, जबकि अवचेतन मन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अवचेतन मन ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो चेतन मन द्वारा बताई गई हर बात को स्वीकार करता है। अगर आप अभी तक अपने जीवन में कामयाब नहीं हुए हैं तो आपको अपने अवचेतन मन के विचारों को बदलने की जरूरत है। फॉर्मिंग पॉजिटिव हैबिट्स। बुरी आदतों को बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती है, भले ही बुरी आदत कितनी भी पुरानी हो। आप अपनी आदतों को कभी भी बदल सकते हैं और अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। शुरुआत में किसी भी आदत को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन पुरानी आदतों को बदलना मुश्किल होता है। बुरी आदतों को बदलने से बेहतर है कि उन्हें अपने अंदर विकसित ही न होने दें। प्रिपेयर द सबकॉन्शियस। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए और अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए सेल्फ सजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जाने अनजाने में सेल्फ सजेशन का इस्तेमाल करते हैं। अवचेतन मन हमारे लिए हमेशा काम करता रहता है। सेल्फ सजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव विचारों से भरते हैं और वही विचार बाद में हमारे जीवन का सच बन जाते हैं। विचार चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारा अवचेतन मन उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है। विजुअलाइजेशन। सेल्फ सजेशन बिना मेंटल पिक्चर के काम नहीं करता। विजुअलाइजेशन यानी मेंटली अपने आप को तस्वीरों में वो सब करते हुए देखने की प्रोसेस है जो हम जीवन में करना चाहते हैं या जो हम बनना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम 21 दिन या 41 दिनों तक हमें एक आदत बनानी चाहिए। इसके बाद आपकी बॉडी, आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी और वो आपकी पक्की आदत में तब्दील हो जाएगी। क्या आप ये एक्सपेरिमेंट खुद पर करने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब है लक्ष्य को निर्धारित करना। इस एपिसोड में ऑथर बताते हैं कि कामयाब लोग कैसे गोल सेट करते हैं, वे उन्हें कैसे हासिल करते हैं और आप अपने गोल्स कैसे सेट कर सकते हैं। ये बात उस समय की है जब कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे, जो सभी राजकुमारों को शिक्षा देते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का मन बनाया और इसके लिए सभी पांडवों और कौरवों को अपने पास बुलाया और कहा कि कल आप सभी की मैं परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि अब तक कौन क्या सीखा है। इसके लिए सभी कल सुबह तैयार रहे, तो सभी ने आज्ञा पूर्वक गुरु की आज्ञा मान ली। अगले दिन सुबह होने पर सभी राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के साथ बागीचे में इकट्ठे हुए तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक पेड़ की डाल पर मिट्टी की बनी एक चिड़िया रख दी और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने इशारा करते हुए कहा कि अब आप सभी राजकुमारों को एक एक करके इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है और जो भी राजकुमार निशाना लगाने में सफल होगा उसे विजयी घोषित किया जाएगा। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी राजकुमारों से पूछा कि अब आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा कि मुझे तो चिड़िया दिखाई दे रही है, तो किसी ने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है और किसी ने कहा कि मुझे पेड़ पर चिड़िया और पूरा आकाश भी दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा कि मुझे पेड़ और पत्ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करके सबने कुछ न कुछ बताया, लेकिन पांडव राजकुमार अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य किसी के जवाब से खुश दिखाई नहीं दे रहे थे और तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि सबने कुछ न कुछ बताया, लेकिन अर्जुन तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया? तो अर्जुन तुरंत बोल पड़े कि हे गुरुदेव, मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन का ये जवाब सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए और अर्जुन को निशाना लगाने को कहा। फिर क्या था, अर्जुन ने तुरंत चिड़िया की आंख में निशाना लगा दिया और निशाना एकदम सटीक था चिड़िया की आंख में। गुरु ने सभी राजकुमारों को समझाया कि हमने शुरू में ही कहा था कि चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, तो सबको चिड़िया की आंख पर ही ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सबने अपना ध्यान कहीं और लगा लिया, इसलिए सभी अपने लक्ष्य से चूक गए। इसलिए सबको हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, तभी आप जीतेंगे। जब तक हमारा पूरा फोकस अपने गोल पर नहीं होता तब तक उसे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फोकस बनाना एक स्किल है और इसे सीखा जा सकता है। गोल सेट करने की इम्पोर्टेंस। अगर आप एक कागज और एक लेंस को धूप में रखें और अगर लेंस को कागज के ऊपर हिलाते रहेंगे तो वो कागज को जला नहीं पाएगा। अगर आप लेंस को कागज के किसी एक हिस्से पर फोकस करेंगे तो फिर वो कागज को जला देगा। असफल लोग अपना गोल सेट नहीं करते और जो करते भी हैं वो अपना ध्यान गोल पर फोकस नहीं करते। वहीं कामयाब लोग गोल सेट करते हैं और अपना पूरा ध्यान पूरी तरह से गोल पर फोकस करके रखते हैं। गोल्स एंड ड्रीम्स, लक्ष्य और सपने। अक्सर लोग अपने सपनों को ही गोल्स समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सपने सिर्फ चाहत से बढ़कर और कुछ नहीं होते, जबकि गोल को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लानिंग और टाइम बाउंडेशन होती है। गोल केवल सेट करने से नहीं बल्कि लगन से मेहनत करने से पूरे होते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारा गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। एस मीन्स
स्पेसिफिक, यानी जो भी आपको चाहिए वो क्लियर हो। जैसे मुझे वजन कम करना है, ये सिर्फ एक ख्वाहिश है। मुझे 10 किलो वजन 1 महीने में कम करना है, ये क्लियर है, तब जाके ये गोल बना। M मीन्स मिजरेबल, यानी आप जो भी गोल डिसाइड करें वो मिजरेबल हो, ऐसा न हो जो मुमकिन नहीं है। A मीन्स अचीवेबल, मतलब आपका गोल ना तो बहुत आसान हो और ना बहुत मुश्किल, ऐसा हो जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़े तब जाके मिले। R मीन्स रियलिस्टिक, यानी कि जिसकी संभावना हो ऐसा ही गोल बनाएं। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में 20 किलो वजन कम कर दूंगा, वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। T मीन्स टाइम बाउंड, मतलब कि आपके गोल की कोई डेडलाइन हो, तभी आप उसे पूरा करने के लिए मोटिवेट होंगे, नहीं तो वो गोल ऐसा ही पड़ा रहेगा और कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको गोल सेट करना आ गया होगा। आप भी आज ही अपना गोल बनाएं, वो भी स्मार्ट तरीके से। वैल्यूज एंड विजन। अब हम आ चुके हैं इस ऑडियो समरी के लास्ट एपिसोड में, जिसमें आपके साथ 2 कहानियां शेयर की जाएंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी कहानी ने आप पर ज्यादा प्रभाव डाला। किसी भी कामयाब व्यक्ति को इस बात के लिए सम्मानित नहीं किया जाता कि उसने समाज से क्या लिया। कामयाब लोगों को इस बात के लिए सम्मानित किया जाता है कि उन्होंने समाज को क्या दिया। गुण और सदाचार कभी विरासत में नहीं मिलते, हमें सही कामों की प्रायोरिटी देनी पड़ती है। अगर हम आने वाली पीढ़ियों को पॉजिटिविटी से प्रभावित करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे बहुत कुछ सीखती हैं। जब हमारे वैल्यू सिस्टम साफ नहीं होते तो क्या होता है, आइए जानते हैं किंग मिडास की स्टोरी से। राजा मिडास को अपने सोने से बहुत प्रेम था। उसे सोना इतना पसंद था कि उसने अपनी बेटी का नाम भी सोनपरी रखा था। अपने जीवन में राजा को सिर्फ 2 ही चीजें अच्छी लगती थीं, एक सोना और दूसरी उसकी बेटी सोनपरी। राजा मिडास अपना सारा सोना एक तहखाने में रखता था और हर रोज उसे गिनता था। उसकी इस आदत पर रानी कहती, महाराज, अगर आप ऐसे रोज अपना सोना गिनेंगे तो एक दिन ये सारा सोना गायब हो जाएगा। रानी की बातों पर राजा मिडास बहुत नाराज होता था। वो कहता था, अरे रानी, तुम बिल्कुल नहीं समझती, ये सोना बहुत जरूरी होता है। दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत और कीमती चीज कुछ भी नहीं है। इस तरह हर रोज राजा अपना सोना गिनता और उसका सोने के प्रति लगाव बढ़ता ही चला जाता था। अब राजा दिन ब दिन लालची होता जा रहा था। जहाँ एक तरफ राजा को सोने से इतना प्यार था और उसकी राजकुमारी सोनपरी, उसे तो सोने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। दिन भर वो बागीचे में खेलती और उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। अब धीरे धीरे राजा मिडास इतना लालची होता चला गया कि उसे लगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहिए। धीरे धीरे उसकी ये चाह कब पागलपन में बदल गई, पता ही नहीं चला। एक दिन उसने अमीर आदमी बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बारे में सोचा। उसने खाना पीना छोड़कर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन राजा ने अपनी प्रार्थना से अपना ध्यान बिल्कुल भी भंग नहीं होने दिया। अंत में भगवान बहुत खुश हो जाते हैं और उसे दर्शन देने पहुंचे। भगवान ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा, भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जिस भी चीज को छू लूं वो सोने की बन जाए। भगवान ने उसे वरदान दे दिया और कहा, एक बात हमेशा याद रखना कि सोने से तुम हर खुशी नहीं खरीद सकते। ऐसा कहकर भगवान गायब हो गए। राजा तो अब खुशी के मारे झूमने लगा। वो महल की हर छोटी बड़ी चीज को छूने लगा। हर चीज सोने में बदलती जा रही थी। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। राजा बागीचे में पहुंचा और पेड़ पौधों को छू छू कर सोने में बदलने लगा। अब राजा मिडास थक गया था, उसे भूख लगने लगी थी। वो खाना खाने के लिए महल में गया और अपनी सोने की कुर्सी और टेबल पर जाकर बैठ गया। टेबल पर बहुत सारी चीजें थी खाने के लिए। राजा के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही राजा ने सेब खाने के लिए पकड़ा, वो सोने का बन गया। अब उसने मिठाई खाने के लिए हाथ में उठाई और मिठाई भी सोने में बदल गई। उसके हाथ लगाते ही सारे पकवान सोने में बदल गए। अब राजा बहुत दुखी हो गया और कहा, हे भगवान, अब मैं क्या खाऊं? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अपने पिता की आवाज सुनकर सोनपरी दौड़ती हुई बाहर आई। उसने देखा उसके पिताजी बहुत परेशान हैं और वो ये देखकर उनसे गले मिलने के लिए भागी। इससे पहले कि राजा कुछ कहता, राजकुमारी सोनपरी ने राजा को छू लिया और राजकुमारी सोनपरी राजा के छूते ही सोने में बदल गई। अपनी बेटी का ये हाल देखकर राजा मिडास जोर जोर से रोने लगा। इस सब के बाद राजा ने फिर से भगवान से प्रार्थना की। भगवान जब प्रकट हुए तो राजा ने कहा, हे भगवान, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। मैं बहुत लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मेरी सहायता करें। राजा की बात सुनकर भगवान ने अपना वरदान वापस ले लिया और सब कुछ पहले की तरह हो गया। राजकुमारी सोनपरी फिर से बागीचे में खेलने लगी और राजा मिडास, वो भी अब प्रकृति का आनंद उठाने लगे। और अब राजा मिडास ने सोना गिनना बिल्कुल बंद कर दिया था। इस कहानी से कई चीजें सीखने को मिलती हैं
कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। जब भी कुछ करें तो उसका लास्ट रिजल्ट क्या होगा, बिना सोचे समझे फैसला न करें। कमिटमेंट यानी प्रॉमिस निभाना। कमिटमेंट किसी की पर्सनैलिटी का एक बहुत मेन हिस्सा है। जब विजन बिल्कुल साफ हो तो फैसला लेना और कमिटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। कमिटमेंट का मतलब है दूसरों से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए अपनी चाहत का त्याग करना। जैसे कि किसी दोस्त से कमिटमेंट करने का मतलब है उसकी सभी बातों को सीक्रेट रखना। अपने ग्राहक से कमिटमेंट करने का मतलब है कि उसे अच्छी सर्विस देना। कामयाब लोग अपनी कमिटमेंट को किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं, फिर चाहे वो ग्राहक से हो या अपने परिवार से या फिर समाज से। पर्पस इन लाइफ। बिना पर्पस का जीवन मौत के समान है। आप अपने जीवन का एक मेन पर्पस डिसाइड करें और पूरे जोश और उत्साह के साथ उसे हासिल करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप अपने जीवन का पर्पस डिसाइड कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाएंगे और उतनी ही बेहतर तरीके से आपकी जिंदगी होगी। ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। जीतने के लिए हमें अपने कॉम्पिटिटर्स की गलतियों का फायदा उठाना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स की गलतियों का फायदा नहीं उठाना मूर्खता होगी। जीवन एक कंपटीशन है